हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यू प्रश्न बैंक की क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 11 पढ़ेंगे। और यूनिट 11 जो हमारी है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, इसका हम पूरा हल के साथ आपको बताई दे रहे हैं। कंप्लीट करते ही हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको बताते हैं। और आप लोग का जो डाउट रहता है तो वो तो आप बताते नहीं हो, हमारा काम हम तो कर देते हैं बट आप लोग नहीं करते हो। ठीक है, तो आप मुझे बताया करो कि आपको अच्छा लगा, है ना, कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो इन चीज़ को हमें बताया करो, है ना, ताकि हमें पता तो चल सके कि हमारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना। चलो तो दोस्तों, फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यूनिट 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करें तो इसमें से कैसे क्या मार्किंग रखा है, क्या क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में से आपको दोस्तों यूनिट 7 नंबर मिलेंगे, है ना। और ये 7 नंबर मिलेंगे कैसे, तो आपको 2 मिलेंगे 2 अंक के क्वेश्चन, 2 अंक वाले क्वेश्चन आपको 2 मिलेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन इस प्रश्न बैंक में एक ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 2 मिलेंगे लेकिन आपको क्वेश्चन केवल 2 अंक का इसमें एक ही दे के रखा, तो एक को तो 2 में नहीं बांट देंगे। तो इसके लिए आप समझदार हो कि कुछ और क्वेश्चन जो जैसे रिएक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, इनको कंप्लीट करना है ना, क्योंकि रिएक्शंस ही वो पूछेगा 2 नंबर में। ठीक है, बोल देगा कि राइमटीमेन अभिक्रिया बता दो, है ना, या फिर कॉल्वेसिमेट अभिक्रिया बता दो, है ना, योगमन अभिक्रिया, कोई सी भी अभिक्रिया बता दो, बस 2 अंक का आपको कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, बट आपका जो प्रश्न में और एक आएगा 3 नंबर का। ठीक है, तो सुन ली, समझ गए ना। तो आपको 2 आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन और एक आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे 7 नंबर ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर इसके देखेंगे। ठीक है, कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, मतलब 3 अंक का क्वेश्चन है सेकंड, एल्कोहल का व्यक्तिकरण किसे कहते हैं, समझाई दिए, है ना। और किण्वनीकरण की जो क्रिया है इसको आप समझाइए, मतलब वो किण्वन क्रिया है उसको ही आपको समझाना, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई हमारा क्वेश्चन है एल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथरों से उच्च होते हैं, मतलब जो एल्कोहल है इसके क्वथनांक उच्च होते हैं ईथरों से, वो क्यों होता है ऐसा सब बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होता है, क्यों, ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न अभिक्रियाओं को समझाना जिसमें से हमारी कॉल्विस-सिमेट अभिक्रिया, योगमन अभिक्रिया और राइमर-टीमैन अभिक्रिया, ये सब समझा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट है डाई एथल ईथर के आपको 3 उपयोग लिखना है, मतलब जो ईथर है इसके 3 उपयोग लिखना, लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिनॉल तथा एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करना है, वो भी आपको 3 करना है। ठीक है, निम्नलिखित के केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, है ना, फिनॉल के साथ CH2 एवं Br2 में, है ना, और फिनॉल के तनु HNO3 के साथ क्रिया। तो सब ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करा रहे हैं बात एक एक करके। ठीक है, तो आइए अब हम इसके हल पे पहुंचते हैं। तो एक बार थोड़ा से देख लो और आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो ओके, चलो तो देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन था कि कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं, कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं, तो आप समझ लो थोड़ा सा, है ना। देखो, आपको पता ही है मेथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल आपको पता है मेथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है। और इसका जो आणविक अणुसूत्र होता है वो होता है CH3OH, ये अणुसूत्र होता है। ठीक है, इसे मेथिल एल्कोहल, कास्ट एल्कोहल या कास्ट नेप्था या मेथिल हाइड्रेट और कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। मतलब जो आपका मेथेनॉल है मेरे भाई, इसको ही हम बोलते हैं कास्ट स्प्रिट, कास्ट नेप्था, मेथिल हाइड्रेट, कास्ट एल्कोहल, ये सब चीज़ें इसको ही बोलते हैं। ठीक है, अब आगे और समझ लो, इसको कास्ट एल्कोहल इसलिए अब क्यों कहते हैं ये बता रहा हूँ। इसको कास्ट एल्कोहल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक समय में यह प्रायः लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त की जाती थी। मतलब जो एल्कोहल है ना, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त की जाती थी। जो एल्कोहल है लकड़ी के जब भंजक आसवन करवाया जाए लकड़ी से, तब इसको हम प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, और लकड़ी को हम पता ही है कास्ट बोलते हैं ना, और ज़्यादा हिंदी में जाए, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्लिट। समझ ही गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एल्कोहल का विकृतीकरण समझाइए, एल्कोहल का विकृतीकरण समझाइए। ठीक है, तो मेरे भाई आप एल्कोहल जानते हो बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है एल्कोहल, शुद्ध एल्कोहल, है ना, शुद्ध एल्कोहल बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना। तो आप समझ लीजिए, एथिल एल्कोहल का उपयोग शराब के रूप में होता है। एथिल एल्कोहल का जो उपयोग है शराब के रूप में होता है, इसलिए एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए, मतलब एल्कोहल का ज़्यादा उपयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो, इसके लिए 4
परसेंट मेथेनॉल, 4% मेथेनॉल मतलब एल्कोहल, वह प्रीडीन C2H5N, कैपिटल N है यहाँ पे, कि कुछ मात्रा तथा कुछ रंगीन पदार्थ मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है। मतलब जो एल्कोहल है 4% एल्कोहल, मतलब देखो 4%, 100% में से 4% एल्कोहल ले रहा है, उसमें प्रीडीन मिला रहा है और कुछ रंगीन पदार्थ मिला रहा है ताकि वो रंगीन दिखना लगे, ठीक है। तो पीने योग्य बना दिया जाता है और लोग बाग इसको पीते हैं, है ना। लाल की और सफ़ेद की में यूज़ देखा है, आपने सुना ही होगा, लाल की है सफ़ेद की है ना, ये वगैरह वगैरह दुनिया भर की बात, अपन ही क्या करना है इनसे, है ना, बाहर में जाए, अपन को तो पढ़ना है केवल, है ना। तो मिलान पीने योग्य बनाया जाता है, जिसे विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं। मतलब एल्कोहल को विकृत कर दिया ना, उसमें प्रीडीन और कुछ रंगीन पदार्थ मिलाकर उसको विकृत कर दिया, उसके मूल रूप को नष्ट कर दिया ना, तो इसे ही हम बोलते हैं एल्कोहल का विकृतीकरण, ठीक है। ओके, इस एल्कोहल को मैथिलीकृत स्प्रिट, है ना, विकृतीकृत स्प्रिट या रेक्टिफाइड स्प्रिट भी कहते हैं, कुछ नाम है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किडबन क्रिया को समझाइए, ठीक है, किडबन क्रिया को समझाइए, ठीक है। अब देखो किडबन समझते हैं, तो ये किडबन है ना, ये किडबन है, सिरे से एथिल एल्कोहल में एक वो किडबन का पॉइंट आया था, तो वही हमारा पॉइंट है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। अब देखो प्राप्त मिश्रण में, अब ये प्राप्त मिश्रण क्या होता है ये समझ में नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब हम तनुकरण करते हैं, क्या करते हैं, तनु जो सीरा है उसका, उसमें हम क्या करते हैं, जल मिलाकर, कुछ अमोनियम सल्फेट मिलाकर या अमोनियम फास्फेट मिलाकर मतलब इसको तनु करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्राप्त मिश्रण नहीं लिखना, आपको लिखना है मतलब सीरे, या फिर ऐसा लिख देना तनुकरण के पश्चात, मतलब इसमें आपको क्या जोड़ देना है, तनुकरण के पश्चात, यहाँ लिख देना तनुकरण के पश्चात प्राप्त मिश्रण में ईस्ट मिलाकर मिश्रण को 2 से 3 दिनों के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देते हैं, तब कुछ समय पश्चात अभिक्रिया निम्न प्रकार से शुरू होती है, ठीक है। ऐसा अब कैसे शुरू होती है तो वो देखो, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, जो सीरा है, आपको पता है सीरे का पहले तनुकरण किया जाता है, ठीक है। तो सीरे में उपस्थित, देखो सीरा है भाई, शक्कर से सीरा प्राप्त किया तो सीरा में शक्कर तो होगी, है ना। तो शक्कर, सीरे में उपस्थित जो शक्कर है वो इन्वर्टेज एंजाइम, कौन से एंजाइम की, इन्वर्टेज, आपको पता है एंजाइम इन्वर्टेज होता है ना, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये शक्कर का सूत्र है, C12H22O11, ये शक्कर का सूत्र है। इसमें हमने क्या मिला दिया, तनुकरण किया था तो जल तो मिला ये होगा, तो जल मिला दिया, तो ये इन्वर्टेज एंजाइम एक्टिव होगा और ये इन्वर्टेज एंजाइम इसको किसमें, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, है ना, बदल देगा, देखो बदल जाएगा। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और आपको पता है ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला एक ही होता है, आपने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए, है ना। चलो तो ये हो गया पहली रिएक्शन, है। अब आगे क्या होगा, ग्लूकोज व फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम द्वारा एथिल अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। देखो अब जैसे ही क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा, ठीक है। तो नींद किसकी खुलने वाली है, नींद खुलेगी जाइमेज भाई की, और जाइमेज भाई जब उठेंगे तो अरे ये कहेंगे, तो अरे ग्लूकोज बन गया या फ्रक्टोज बन गया, ठीक है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किस में चेंज कर देंगे, एथिल अल्कोहल में, और इसमें से बाहर क्या निकल जाएगी, CO2। तो ये मेरे भाई इतना सा है किडबर्निक क्रिया, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और ठीक है, तो समझ ही गए, है ना। और जो भी डाउट हो तो आप हमें बता दीजिएगा, है ना, कि सर हमें ये डाउट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा हम आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो जाते हैं जब हम ये PDF बनाते हैं, तो ठीक है। तो चलो, है ना। तो हमारा क्वेश्चन है, एल्कोहल के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों, मतलब जो एल्कोहल है इनके क्वथनांक उच्च होते हैं ईथरों की तुलना में, तो ये क्यों होते हैं, ठीक है। अथवा करके ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी आप पहले वाला है तो इसका आंसर देखें, ठीक है। तो देखो पढ़ो, एथिल एल्कोहल में उसके अनेक अणु आपस में H बंध द्वारा जुड़े हो रहते हैं, बिल्कुल आपको पता है। देखो एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5 और ये हुआ OH, है ना। अब देखो आपको पता है O प्रबल ऋण विद्युतीय है और H क्या है, हाइड्रोजन। तो आपको पता ही है ना, जब हाइड्रोजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ सहयोग करता है तो उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। तो बिल्कुल एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है, मतलब होता है, चाहे मेथिल अल्कोहल कोई सा भी अल्कोहल हो उसमें हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। तो देखो, है ना, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के अणुओं को वाष्पित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखो हाइड्रोजन बंध है और हाइड्रोजन बंध एक प्रबल बंध होता है, आप ऐसा मत सोचिए कि दुर्बल है, ठीक है। तो जब इसको हम वाष्पित करेंगे तो इनके जो अणु है ना बहुत
मतलब मजबूती से बने होंगे तो इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना। हाँ, तो इस प्रकार इनके अणुओं को वाष्पित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। अब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है तो इसका क्वथनांक अधिक होगा ना मेरे भाई। जिसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है उसको अधिक मतलब जो क्वथनांक होगा वो अधिक होगा, है ना। ईथर के अणु एकल अवस्था में ही रहते हैं और ईथर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ईथर में ऐसा कुछ नहीं होता तो वो एकल अवस्था में रहते हैं, अतः इसका क्वथनांक कम होता है। समझ गए ना, ठीक है। जिसको आप ज़्यादा, जैसे मान के चलो ठोस ले लो, आप ठोस को गर्म करोगे तो उसको गैस अवस्था में लाने के लिए ज़्यादा समय लग जाएगा ना, ज़्यादा ऊर्जा लग जाएगी ना, क्योंकि गैस ठोस से पहले वो द्रव में जाएगा और फिर जाएगा गैस में, है ना। और जैसे मान के चलो द्रव है, द्रव को अगर हम गैस अवस्था में चेंज करें तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसा ही है कि जिसमें ज़्यादा ताप लगेगा उसका क्वथनांक अधिक होगा, है ना, और जिसमें कम ताप लगेगा क्वथनांक कम होगा, ठीक है। और ये मतलब एथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। देखो एथिल मतलब C2H5 की जगह ले लिया R और ये OH, ठीक है। और ये दूसरा अणु लिया, ये तीसरा अणु लिया और ये चौथा अणु, ठीक है। इनमें अब देखो हाइड्रोजन बंध, आपका जो डॉट डॉट दिख रहा है ये हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। तो आप समझा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, मैं हूँ आपके साथ, है ना। चलो देखो अगला हमारा क्वेश्चन है, एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होता, मतलब जो एल्कोहल है इसकी अपेक्षा जो फिनॉल होता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है, एल्कोहल कम अम्लीय होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मैं तो आप तो दोस्तों पहले ही समझा चुका हूँ। और दोस्तों मैं ये कहूँगा, जो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बट मैं यहाँ समझा रहा हूँ, जिसको समझ में जाए तो ठीक है, ठीक है। देखो आपको समझा रहा हूँ, देखो जो फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा प्रबल अम्लीय है, अभी तो ये क्वेश्चन में से उठाया, क्योंकि फिनॉल में धनात्मक मीजोमेरिक प्रभाव, मतलब जो +M प्रभाव जो आपने 11th में पढ़ा था वो पाया जाता है, जिससे इसकी निम्न अनुनादी संरचना है, ठीक है। अब ये इसकी कुछ अनुनादी संरचनाएं बनती है ना, आपको पता ही है अलग अलग जो संरचनाएं होती हैं उनसे अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये फिनॉल है ना, और फिनॉल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने मतलब संयोजकता कोष में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ये हाइड्रोजन को बांधे हुए है और एक ये नीचे बंधा हुआ है, तो 2 तो चले गए, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, शो हो रहा है, 2 ऊपर और 2 इधर साइड में, ठीक है। चलो है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर हमने बॉन्डिंग कर दी, तो क्या होगा, पहली कंडीशन में जो दो इलेक्ट्रॉन है, जो एरो लगा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस पे जो मतलब एरो जहाँ लगा वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो एक बॉन्ड तो यहाँ पहले से ही एक बॉन्ड और बन जाएगा, ठीक है। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो आपको पता है ये बेंजीन में डबल बॉन्ड एक साथ में नहीं रहते, तो ये आपका जो डबल बॉन्ड है वो दिख रहा है ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो ये होगा, इसको हम देखेंगे सेकंड में। देखो मैंने क्या था, अब इसने O ने दान किया तो ऊपर क्या आ गया प्लस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ये टूट के कहाँ पहुँच गया, इस कॉर्नर पे पहुँच गए, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर वाले हैं, इस वाले ये कॉर्नर वाले हैं, ये बनाएंगे यहाँ बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला टूट के इस कॉर्नर पे जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अब ऊपर सेम रहा, कुछ नहीं रहा, इसने बॉन्ड बनाया तो ये बन गया, ये निकल के यहाँ चलेगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाले कॉर्नर वाले ये एरो पे जाएंगे, आपको एरो को समझिएगा, है ना। और आपकी जो क्वालिटी है मोबाइल की वो 360 कर लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो दिखने में, और मतलब जितनी हाईएस्ट क्वालिटी आ सकती है उसको आप करके आप देखें, ठीक है। तो इसके अनुसार ये एरो के अनुसार चलते रहते हैं और इस प्रकार से ये मतलब अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। तो बेस्ट समझना है और अच्छे से, तो आपको देखो बोर्ड वीडियो मिल जाएगी और फेस वीडियो है मेरी, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे, उधर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो देखो आप समझ लेते हैं, उपरोक्त संरचनाओं से स्पष्ट है कि OH समूह के ऑक्सीजन, है ना, अब जो मतलब जो संरचनाओं में उसको ही हम देख रहे हैं, ठीक है। OH समूह के ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, देखो आया भी है ना, जिससे ऑक्सीजन OH बंद इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। OH बंद के देखो अब धनावेश आ गया, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो जो OH बंद है जो दिख रहा है, इसके बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है, आकर्षित करता है, जिससे बंद दुर्बल हो जाएगा, मतलब जो बंद है दुर्बल हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। और आपको पता ही है जो H+ देता है वो अम्लीय है, मतलब फिनॉल H+ दे रहा मतलब ये अम्लीय, ठीक है, बाहर निकल जाता, फलस्वरूप फिनॉल प्रबल अम्लीय है। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है, इतना ही आपको लिखना है ये वाला, ठीक है। और नीचे वाली जो थ्योरी है ये आपको नहीं लिखनी, केवल आपको इतनी लिखनी, ठीक है। और आप नीचे वाली लिख लो भी तो मुझे क्या प्रॉब्लम, आपका ही सोने में सुहागा रहेगा ना मेरे भाई, है ना वो तो, ठीक है। बाकी आपको इतना लिख दोगे तो आपको फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2 नंबर की तो संरचनाएँ होती हैं यार भाई, है ना, 5 संरचनाएँ हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कॉल्बी श्मिट अभिक्रिया को आप समझा दो, है ना। अब इसने बोला कॉल्बी श्मिट अभिक्रिया है, इसको समझा दो, आप समझ लो, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो कॉल्बी श्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, पहले तो मैं आपकी उसकी थ्योरी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो थ्योरी देखो क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। कॉल्बी श्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, सोडियम फिनॉक्साइड को हम क्या करते हैं, CO2 के साथ 227 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब सॉरी ये दाब लिखा है यहाँ पर, ताप आ गया है, ठीक है, दाब पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है ना। जब यदि हम सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 227 डिग्री पर गर्म करें तो पहले हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होगा, जिसकी HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, फिर हम किसके साथ, HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को ही हम कॉल्बी श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो आप देख लो। तो दोस्तों इन तीनों अभिक्रियाओं की मतलब लिंक भी मैं दे दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझना है, तो क्योंकि मैंने फुल समय इसमें ही दिया, ठीक है। अभी तो मैं प्रश्न बैंक करा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से भी करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको पता है तो इनको बोरिंग होती है, ठीक है। चलो, तो सभी को ध्यान में रखना पड़ता है ना मेरे भाई, है ना। चलो, है ना। तो अब देखो रिएक्शन, तो ये देखो सोडियम फिनॉक्साइड, ये आपको दिख रहा है ना फॉर्मूला, ये सोडियम फिनॉक्साइड मैंने लिख दिया। इसको देखो हम CO2 के साथ गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको CO2 के साथ गर्म कर रहे हैं मेरे भाई, तो क्या होगा, CO2 में आपको देखो COO होगा कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो देखो क्या होगा, ये जो H है, H चला जाएगा Na की जगह पे, जो Na दिख रहा है ना आपको, ONA, H चला जाएगा Na की जगह पे, Na आ जाएगा H की जगह पे, ठीक है। तो ऐसा होगा, और जो आपका COO है ये भी H की जगह पे जाएगा, ठीक है। तो देखो अब H इधर चला गया तो ये तो OH बन गया, है ना। अब COO इधर चला गया और Na इधर आ गया, तो आपका ये आकार बन गया, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, तो आपका ये जाकर बन गया, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। अब इसने क्या बोला, HCl से, तो इसकी HCl से अभिक्रिया हम कराएंगे। तो देखो जो आपका जो Cl है, जो दिख रहा है ना Cl, इस Na के साथ क्या बना लेगा, NaCl, और ये बाहर निकल गया। अब H चला जाएगा Na के स्थान पर, तो मतलब ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। तो ये है मेरे भाई कॉल्बी श्मिट अभिक्रिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब कुछ अभिक्रियाएं हमारी 2-3, तो उनको ही कंप्लीट। देखो अगली अभिक्रिया हमारी युग्मन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या करते हैं, फिनॉल की क्षार NaOH की उपस्थिति में बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम मतलब फिनॉल की NaOH की उपस्थिति में बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना। तो आपको पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी और डाइएजोबेंजीन बनता है, जो एक लाल रंग का रंजक होता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट, हाँ। तो ये रिंग है, और रिंग के ऊपर यदि हम N2 और Cl लिख दें तो हमारा ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड होगा, है ना। तो ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो ये हमने आड़ी रिंग करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसकी हम फिनॉल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो फिनॉल हमारा क्या होता है, रिंग के ऊपर OH, ये फिनॉल होता है, H हमने यहाँ से ओपन कर लिया, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इसको भी हमने आड़ा करके लिख दिया, ठीक है। तो जो आपका फिनॉल का H है, Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl, ये बाहर हो गया, ठीक है। अब NaOH की उपस्थिति लेना तो ले ली, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, रिंग और N2, तो रिंग हो गया, ये N2 हो गया, और ये हमारा ये रिंग और ये OH, तो ये पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन, ये मेरे भाई मेरा बन गया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। ओके, चलो फिर हम आगे देखते हैं, है ना। आगे अगला हमारा क्वेश्चन है, और दोस्तों पैरा हाइड्रोक्सी इसलिए बोला क्योंकि पैरा पे OH जुड़ा है ना, ठीक है। चलो अगली अभिक्रिया है हमारी, और अगली हमारी अभिक्रिया है राइमर-टीमैन अभिक्रिया, ठीक है। समझ लो, देखो राइमर-टीमैन में हम क्या करते हैं, फिनॉल, कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म। कास्टिक पोटास क्या होता है, KOH, ठीक है, और फिनॉल रिंग के ऊपर OH है ना, और क्लोरोफॉर्म के मिश्रण को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता, तब मतलब तब हाँ तब ऑर्थो व पैरा, यहाँ पर तौबा लिखा गया है, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर ऑर्थो है, ठीक है। तब ऑर्थो और पैरा सेल्डिहाइड, ये भी मिस्टेक है। तो सुनो, इधर से आप थोड़ी सी थ्योरी आप अपनी कॉपी में जमा लीजिए, है ना। गर्म किया जाता तब ऑर्थो व पैरा सेल्डिहाइड, आपको लिखना है ऑर्थो व पैरा सेल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं, ये है, ठीक है। देखो फिनॉल ले लिया, है ना,
कास्टिक पोटास ये ले लिया और क्लोरोफॉर्म हमने ये ले लिया, ठीक है। CHCl3 है ये, है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है ना। बाकी आप 60 से 70 डिग्री सेल्सियस एरो के ऊपर ताप लिख देना, ठीक है। तो ये है ना, तो जब हम क्या करेंगे, इन तीनों की क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो जो आपका K हम 3 अणु लेंगे तो एक KCl के साथ क्या बना लेंगे, 3KCl, है ना। अब बन गया। अब हमारे पास H कितने हैं इधर पे, OH में इधर पे हमारे H कितने हैं, 3, और एक H आप इसका उठा लो तो 4H हो गए। अब 4H मतलब 3 ऑक्सीजन भी है तो 4H 2 ऑक्सीजन के साथ बना लेंगे 2H2, तो ये 2H2 बन गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास देखो अब क्या बचा है, एक इधर देखो 3 O थे तो एक O बचा इधर, है ना, और एक H, नो सॉरी H तो गया, एक O इधर से, एक C और ये H, है ना। तो ये CH और ये O तीनों आप कहाँ जड़ जाएंगे, ऑर्थो पर, तो ये बन जाएगा आपका ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। और उसमें पैरा भी बनता है ना। बाकी पैरा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, बस आप ऑर्थो ही बना देना, आपका काम 100% हो गया। जितने मार्क्स का है फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई कटौती इसमें नहीं होती, ठीक है। थ्योरी में लिख दिए, यहाँ पर ऑर्थो वाला समझा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पैरा वाला समझाना है तो यहीं पर मतलब इसकी प्लस एक और लगाना और मतलब इसमें लिख देना, मतलब पैरा OH और यहाँ पर CHO ये लिख देना, ठीक है। पैरा का बनाना है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, बट मैंने समझाने के लिए इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। देखो डाई एथिल ईथर के उपयोग लिख लिए, ठीक है। तो डाई एथिल ईथर के उपयोग है रेजिन, वसा, तेल और गोंद इत्यादि के विलायक मतलब घोलने के लिए, ठीक है। प्रशीतक के रूप में भी केवल इतना लिखना, ठीक है, इतना मत लिखना, ठीक है, प्रशीतक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है निष्क्रिय होने के कारण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा वुड्स अभिक्रियाओं के माध्यम तथा विलायक के रूप में, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपने समझ जाओगे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिनॉल और अल्कोहल में अंतर लिखो, ठीक है। तो फिनॉल और अल्कोहल में ये अंतर है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लो, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें समझाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है विलियमसन की आविरल या निरंतर ईथरीकरण विधि क्या है, इसको समझाइए। ये इसमें विलियमसन की विधि को पूछा है, ठीक है। तो समझा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, प्रयोगशाला में ईथर को अल्कोहल की अधिकता में सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों प्रयोगशाला में हम ईथर बनाने की बात करें तो प्रयोगशाला में जब ईथर बनाते हैं तो हम अल्कोहल की अधिक मात्रा लेते हैं और उसको सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है। तो यह अभिक्रिया जो है ना 2 पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। तो पहले पद में क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा ली तो अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, बट इसको हमने H और HSO4 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो ये होता है ना। तो इसको हम गर्म करेंगे तो जो H है इसका HOH के साथ क्या बना लिया, H2O, ठीक है। और जो HSO4 है C2H5 के साथ जुड़ जाएगा तो वो बन गया एथिल बाइसल्फेट, ठीक है। एथिल बाइसल्फेट बन गया। अब आपको पता है अल्कोहल की तो अधिक मात्रा ली है तो एथिल बाइसल्फेट है, फिर से अल्कोहल से क्रिया कर जाएगा तो इसको उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो ये HSO4 है, इस H के साथ देखो आपको मतलब सर्कल बना हुआ है आपका, ठीक है। तो फिर से ये क्या बना लेगा, H2O, तो ये बन गया H2O, है ना। और ये क्या बन गया है आपका C2H5O और C2H5, है ना। और एक बात और बता दूं दोस्तों, इसको सल्फ्यूरिक ईथर बोलते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक इसको ईथर हम बोलते हैं, ठीक है। जो आपका डाई मतलब एथिल डाई ईथर है या फिर डाई एथिल ईथर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक ईथर बोलते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से बन गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, उपरोक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि H2SO4 अभिक्रिया के पश्चात पुनः उत्पन्न हो जाता है, मतलब बन जाता है, जो अल्कोहल को पुनः ईथर में बदल देता है। मतलब देखो फिर से बनाइए, है ना, फिर से यदि अल्कोहल आएगा तो फिर से उसको ईथर में बदल लेगा, मतलब ये क्रिया चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विलियमसन की आविरल या निरंतर ईथरीकरण विधि कहते हैं, दैट इज फाइनल। ओके चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं मेरे भाई, है ना। तो ये हमारा हुआ दोस्तों। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बचा है कुछ समीकरण वाला, उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ परिवर्तन है तो इनको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला है हमारा प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण, मतलब जो आपका प्रोपेन 1 ऑल है, मतलब प्रोपेन 1 ऑल मतलब अल्कोहल ही है। देखो हमने जनरली हम क्या करते हैं, हमने इसमें इतनी मतलब ऑक्सीकरण विधि पढ़ी है ना अल्कोहल के परीक्षण की, तो वही है, उसमें आपका एथिल अल्कोहल था, इसमें प्रोपेन अल्कोहल हो गया, ठीक है, KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये हमने प्रोपेन 1 ऑल ले लिया, ठीक है, ये ले लिया CH3 CH2 CH2 और ये
ये OH प्रोपेनॉल है, ठीक है। इसका हम ऑक्सीकरण कराए तो ऑक्सीकरण आपको पता ही नवजात ऑक्सीजन द्वारा कराते हैं, तो ये होगा, ठीक है, K2Cr2O7 हो गया। ओके, चलो इसका देखो हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये H2O के साथ क्या बना लेगा, H2O, और H2 हो गया बाहर, है ना। यदि मतलब इन रिएक्शन में माइनस करके हम एरो के नीचे लिख लेते हैं, उसका मतलब बाहर निकलना होता है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 CH2, इधर CH और एक ये आपका ऑक्सीकरण वाला O, तो CH3 CH2O बन गया। फिर से आप इसका ऑक्सीकरण कराओ, फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, जो आपका जो O होगा, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, ठीक है, हाँ, तो ये O होगा ना, इधर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो CH3 CH2 तो ये है, अब O आके इधर जुड़ जाएगा और H चला जाएगा पीछे, तो ये COOH ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे देख लो, है ना। फिनॉल के साथ CH2 एवं Br2 में, है ना, फिनॉल के साथ CH2 एवं Br2, इसका मतलब आपको बहुत घुमा देगा, बाकी मतलब इसका ये है कि CH2 विलायक की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिक्रिया, ये है इसका मतलब, है ना। देखो अभी इसने CH2 विलायक लिया, कभी जल विलायक का भी पूछ सकता है, तो जल विलायक का पूछेगा तब भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो समझ लो तो इसको, है ना। तो ये हमने लिया फिनॉल, है ना। जब हम CH2 विलायक लेते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा प्राप्त होता है, ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा का हमने H ओपन कर लिया, ठीक है, और Br2 के साथ अभी क्रिया, तो ये करा रहा है, इसके हमने 2 अणु ले लिए, ठीक है, CH2 हमने एरो के ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो आपके 2 Br मतलब 2 अणु ले लिए, तो Br हमारे पास कितने होगा, 4 हो गए, तो 4 Br में से 2 Br दोनों H के साथ क्या बना लेंगे, 2H Br, ठीक है। अब 2 Br बचे, तो एक जुड़ जाएगा ऑर्थो पर, एक जुड़ जाएगा ऑर्थो पर, तो ये बन जाएगा, और पैरा पर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा, बस सिंपल है ना। अब यदि इसने बोला कि आप विलायक जल लो, क्या लिखो, H2O जल लो, ठीक है, तो आप एरो के ऊपर लिख देना H2O, है ना। और जब जल H2O लोगे तो आपका 246 मतलब यहाँ का H भी ओपन होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, H मतलब Br ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, पैरा पे भी जुड़ेगा और यहाँ पर भी जुड़ेगा, तो तीनों जगह जुड़ेगा, समझ गए ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि फिनॉल की तनु HNO3 के साथ क्रिया, मतलब फिनॉल की नाइट्रीकरण कराना, ठीक है। तो HNO3 क्रिया कराएंगे तो आपको पता ही है HNO3 को हम OH और NO2 ऐसे तोड़कर लिख लेंगे, ठीक है। देखो तो जो आपका OH दिख रहा है, OH 1 2 3 तीनों HO के साथ क्या बना लेगा, H2O, बैलेंस तो करना ही नहीं है, ठीक है। और हम इसके 3 अणु लेंगे तो बैलेंस भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार मेरे भाई, है ना, आप समझ लिया करो अच्छे से, ठीक है। तो ये NO2, अब NO2 H मतलब यहाँ का यहाँ जुड़ जाएगा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा ये जाकर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। और एक बार और बता दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे इसमें मैंने क्या किया, अलग अलग करके लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो एक ही रिंग में यहाँ ऑर्थो पर जोड़ ही दिया है, और एक ही रिंग में यहाँ पर आप पैरा पर भी जोड़ सकते हैं, तो 2 रिंग बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। तो ये हुई दोस्तों हमारी वीडियो फिनिश, है ना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।